हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ अ शेल कोड लोडर एंड आप खुद अपना शेल कोड लोडर किस तरह से बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ हमें एसेंशियल चीज़ें हैं जो इससे पहले समझनी पड़ेंगी। दैट इज़ शेल कोड लोडर होता क्या है, बेसिकली व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, एंड व्हाई डू वी नीड टू यूज़ इट एंड वेयर डू वी नीड टू यूज़ इट। ओके, एंड फाइनली हम देखेंगे कि एक्चुअली हम इसको कैसे बना सकते हैं। ओके, सो इनिशियली जो हमारे ये तीन टॉपिक्स हैं, इसमें हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली एट लास्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की, जहाँ पे हम एक्चुअली सी में अपना कोड लिखेंगे और अपना एक शेल कोड लोडर बनाएंगे। ऑल राइट, तो बात करते हैं कि व्हाट इज शेल कोड लोडर। नाम से समझ में आ रहा होगा कि शेल कोड लोडर जो टर्म है हमारी दो वर्ड से मिलके बनी है, दैट इज शेल कोड एंड लोडर। ओके, दिस इज समथिंग विच इज सेल्फ एविडेंट। हमारे वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये दो शब्दों से मिलके बना है। ऑल राइट, तो इससे मुझे समझ में आता है कि मे बी इट इज़ लाइक स्पेशल टाइप ऑफ लोडर, ओके, दैट इज गोइंग टू लोड अ शेल कोड। ओके, नाइस। अब इसको समझने के लिए हमें समझ में आना चाहिए कि भाई सबसे पहली चीज़ कि शेल कोड होता क्या है, एंड दूसरी चीज़ कि ये स्पेशल टाइप ऑफ लोडर जब हम कह रहे हैं तो ट्रेडिशनल क्या होता है या एक नॉर्मल टाइप ऑफ लोडर क्या होता है। ओके, सो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं एक नॉर्मल ट्रेडिशनल लोडर की। इफ़ आई टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल, TRADI, ट्रेडिशनल लोडर की, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास एक कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज लोडर, एंड ये लोडर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो भी बाइनरीज होती हैं, EXE फाइल्स, आपकी जो PE बाइनरीज होती है, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज, उनको लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लोडर होता है उसकी होती है। और ये जो ट्रेडिशनल लोडर होता है, बेसिकली ये हमारे EXE के ऊपर एक हेडर लगा होता है दैट इज PE हेडर। ओके, पी हेडर पे रिलाई करता है, पी हेडर की इंफॉर्मेशन को पार्स करता है, रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है, एंड अकॉर्डिंगली पी बाइनरी को लोड कर देता है। ठीक है जी, मैंने इसे लोड कर देता है दैट सिंपली मीन्स कि उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो अगर हमारे पास कोई बाइनरी है, कोई पी बाइनरी है या कोई EXE है, मुझे वो रन करनी है, तो लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रन करना। वेन एवर यू डबल क्लिक ऑन इट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोडर टू रन इट। ऑल राइट, सो ट्रेडिशनल लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पी हेडर को पार्स करना, समझना, एक बाइनरी को लोड करना, रन करना। ठीक है, बेसिकली एक ट्रेडिशनल EXE को या फिर पी बाइनरी को इस तरीके से कन्वर्ट करना सो दैट हमारा CPU उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, ऑल राइट, सो ये था हमारा ट्रेडिशनल लोडर। अब हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम आर शेल कोड लोडर, एंड जिस लोडर के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो क्या है। ओके, इसको जस्ट हम 1 मिनट बाद समझेंगे। उससे पहले हम सारा समझते हैं शेल कोड के बारे में। व्हाट इज अ शेल कोड? ओके, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज अ शेल कोड, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको इस पॉइंट पे शेल कोड के बारे में नहीं पता है कि व्हाट इज अ शेल कोड, सो दिस इज नॉट द राइट वीडियो फॉर यू। आपको छोड़ देना चाहिए, अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इस टॉपिक के लिए। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ अ बिगनर फ्रेंडली टॉपिक। there are a lot of prerequisites that you have to understand before watching this video. All right, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हाई लेवल ओवरव्यू देना चाहूँगा अराउंड व्हाट इज शेल कोड, जस्ट ट्राइंग टू अकोमोडेट एवरीवन। ये शेल कोड क्या होता है यार? शेल कोड आपने आज से पहले अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ, दीज आर नथिंग बट योर रॉ बाइट, this is your machine code which is directly executed by the CPU. Okay, this is something which is directly executed by CPU, and जनरली इसका जो नाम है शेल कोड में, जो शेल है, इसका नाम आता है शेल से कि जब हमारा ये रॉ बाइट्स या मशीन कोड रन किया जाता है तो जनरली हमारे पास एक बाइंड शेल या फिर एक रिवर्स शेल हमको मिलता है। बेसिकली वी गेट द कैपेबिलिटीज टू रन
कमांड्स, एग्जीक्यूशन वाया आर शेल कोड। ठीक है जी। एंड आपने, मैं आप बता देता हूँ, आपने आज से पहले शेल कोड का कहाँ पे इस्तेमाल किया होगा या कब बनाया होगा। अगर आपने आज से पहले कभी MSF वेनम यूज़ किया है, सो आपने शेल कोड यूज़ किया है। ठीक है। Every time you were creating reverse shell or a bind shell using MSF Venom, you were essentially creating a shell code. But maybe you were not aware of it. आप शायद से उसको उस फॉर्मेट में नहीं बना रहे थे। तो इस मूवमेंट पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, एक छोटा सा क्विक शेल कोड देखते हैं कि कैसे हम MSF Venom से शेल कोड बना सकते हैं। So if I just type MSF Venom, MSF Venom hyphen P is for payload, Windows x64 cmd exec and cmd is equals to calc.exe hyphen fc। अगर आपने आज से पहले वनीला बफर ओवरफ्लो जो कि OSCP के अंदर आता था, पुराने OSCP का पार्ट था, वो किया है, या बेसिक एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट जैसी कोई चीज़ करी है, तो आपने डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ देखी होगी पहले। सो ये जो चीज़ हमने बनाई है यहाँ पे, ये जो आउटपुट आया है, दिस इज़ योर शेल कोड। ओके, ऐसा दिखता है आपका शेल कोड। These are your raw bytes. This is your machine code, raw instructions which are directly going to be executed by the CPU। ठीक है। बस मेरे को किसी तरीके से CPU को बोलना है कि CPU भैया यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो। और जैसे ही CPU भैया यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हमारी विंडोज़ 64 बिट के आर्किटेक्चर के लिए कैलकुलेटर calc.exe को रन करेगी। दैट इज़, जब हमारा ये शेल कोड रन होएगा, कैलकुलेटर रन हो जाएगा, कैलकुलेटर पॉप हो जाएगा, ऑल्सो नोन एज कैलसी पॉप। ओके, ऑल राइट। इसको हम अभी रिविजिट करेंगे थोड़ी ही देर में। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। So I hope at this point you know what is a shellcode and you know what is a traditional loader. All right. Now we are in a better shape. We have better perspective to understand what is a shellcode loader. तो जी बहुत सिंपल सी बात है, शेल कोड लोडर ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा लोडर है जो कि इस शेल कोड को, जो रॉ बाइट्स हैं, इनको लोड करने के काम आएगा। ठीक है। एक ऐसा लोडर लोडर जो इन रॉ बाइट्स को, इनको लोड करेगा मेमोरी में और रन करेगा, वो कहलाता है शेल कोड लोडर। ओके। अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी बाइट्स हैं, इनको जो रन करेगा हमारा लोडर, ये बाइट्स जो है, इसमें कोई हमारी पी का हेडर नहीं है। ठीक है ना, देयर इज नो पी हेडर इन्वॉल्व हियर। P stands for portable executable. If you do not know what is P, I would recommend कि आप थोड़ा सा P header के बारे में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करें। ऑल राइट। तो अब हम बात करें अगर कि शेल कोड लोडर क्या होता है, तो जी शेल कोड लोडर इज समथिंग, इट इज अ प्रोग्राम which is going to load our shell code. Basically it is going to load a small piece of code, or I can say it is going to load raw bytes or machine codes. Okay. What is a shellcode loader? It is something that is going to load the shellcode, which is going to be used for loading a small piece of code. It is going to load raw bytes or machine code, and without the PE header, there is no PE header involved here. ठीक है जी, यहाँ पे कोई PE header की कहानी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है PE header का। ऑल राइट। सो आई होप इस पॉइंट पे आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि जी शेल कोड लोडर होता क्या है एंड हम किस बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एसेंशली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब सवाल उठता है कि हमें इसको इस्तेमाल क्यों करना है और हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा ज़रा बात करते हैं वाइज एंड वेयर्स के बारे में। तो मेजरली जब आप एक्सपीरियंस पेन टेस्टर बन जाते हो, आपने बेसिक पेन टेस्टिंग कर ली, आपने बेसिक रिवर्सल्स लेने सीख लिए, अब बात आती है एंटीवायरस इवेजन की। ठीक है, तो हमारे लोडर्स की अंडरस्टैंडिंग तब रिक्वायर्ड होती है जब आपको मेजरली डिफेंसेस बाईपास करने हो। ठीक है, और आई कैन से एवी इवेजन और ईडीआर इवेजन। ओके, डिफेंस बाईपासेस, इवेजन्स,
जब आपको फाइललेस लोडिंग करनी हो, ठीक है, या आपको डायरेक्टली इन मेमोरी लोड करना हो आपको मेलिशियस कोड, ठीक है, तो जब आप अपना कोई मेलिशियस प्रोग्राम या मेलिशियस बाइनरी डायरेक्टली मेमोरी में चलाना चाहते हो, तब आप इसको यूज़ करोगे। जब आप लेट से विंडोज़ डिफेंडर को बाईपास करना चाहते हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा कि अगर आपने एम एस एफ वेनम से कोई ई एक्स बनाई है, कोई बाइनरी बनाई है, तो वो डिटेक्ट हो जाती है। आपके जितने भी एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। सो अगर आप वो नहीं चाहते हो, अगर आप इवेड करना चाहते हो आपके एंटीवायरसेस को, तो आपको एक लोडर लगेगा, ठीक है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपना कैसे लोडर बना सकते हो, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है जी। ऑल राइट, अब अगर ये सब चीज़ें समझ में आ गई है, तो हम बात कर सकते हैं हाउ के बारे में, ये एक्चुअली टेक्निकली कैसे करेंगे। ये जो चीज़ है, ये जो अभी हमने थ्योरेटिकल बात करी है, इसको टेक्निकली कैसे किया जाएगा। सो फटाफट से मैं अपना वाइट बोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड लेट्स गो हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हाउ। यार बहुत थ्योरी बता दी, अब थोड़ा सा टेक्निकली बताओ, ठीक है। सो अगेन इस हाउ को समझाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा आपको हमारे लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेरे लोडर की अल्गोरिदम, ठीक है। सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज माय लोडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय लोडर, ओके। सो मेजरली हमारे लोडर के 3 टास्क है। सबसे पहला टास्क है कि रैम के अंदर कुछ मेमोरी एलोकेट करनी है, ओके, एलोकेट एलोकेट सम मेमोरी, ओके, इन रैम। So then I want to place or copy the shell code in memory, okay, and then finally I want to execute the shell code, okay। तो इसको समझते हैं कि ये जो हमने थ्योरेटिकली बात करी है शेल कोड लोडर की, कि भाई एक लोडर है जी जो शेल कोड को लोड करता है, वो कैसे करता है, उसकी अलगोरिदम क्या है, इसको हम अलगोरिदम भी कह सकते हैं। दिस इज बेसिकली योर अलगोरिदम ऑफ शेल कोड लोडर। हमारा एक लोडर जो है, अगर आपने किसी भी प्रोग्राम से ये 3 काम करवा लिए, तो जी आपने एक सक्सेसफुल लोडर बना लिया है, ठीक है। क्या है ये, बेसिकली आप लेट से आपकी एक रैम है, ओके, वी हैव अ रैम इन प्लेस एंड इस रैम के अंदर जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, एंड हमारे पास एक मेलिशियस पीस ऑफ कोड है, ठीक है। लेट से हमारे पास ये हमारा मेलिशियस पीस ऑफ कोड है, दिस इज आर शेल कोड, दी मेलिशियस प्रोग्राम दैट वी वांट टू रन, जो कि हमने एम एस एफ वेनम से बनवाया मान लीजिए, ठीक है। अब हमें इसको रन करना है, इस शेल कोड को हम रन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे रन। इस शेल कोड को रन करने के लिए हमें इस शेल कोड को रैम में लोड करवाना पड़ेगा। इस शेल कोड को रैम में लोड करवाने के लिए हमें सबसे पहले रैम एलोकेट करनी पड़ेगी, हमें रैम के अंदर कुछ प्लेस रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैम के अंदर जब हम कुछ प्लेस रिजर्व करेंगे, दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप में हम रैम के अंदर थोड़ी सी जगह रिजर्व कर रहे हैं। सो वी कैन सी दैट ये जो लाल रंग का मैंने डब्बा बनाया है, दिस इज अ स्टेप 1, जिसके अंदर मैंने कुछ ब्लैंक स्पेस, कुछ खाली एरिया रैम के अंदर एलोकेट किया है, रिजर्व किया है, ठीक है। तो मैंने एक रैम का हिस्सा रख लिया कि यार मैं कुछ करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी दे दो, ठीक है। देन व्हाट, जब हम जनरली मेमोरी एलोकेट करते हैं, हम उस मेमोरी को जीरो आउट कर देते हैं या नल बाइट से ओवरराइट कर देते हैं, बेसिकली 0 0 0 0 0 0 इसके अंदर लिख देंगे, दैट इज वी डोंट वांट एनी जंक डेटा हेयर, ठीक है। तो हमें क्लीन मेमोरी मिल रही है, 0 0 0 0 लिखे हुए हैं, कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम चाहते हैं कि जो भी हमारा शेल कोड है, इस शेल कोड को मैं इस जगह पे मूव कर दूं, ओके। सो व्हाट आई वांट इज, आई वांट दिस शेल कोड to be placed, to be moved
inside this area. Okay, that is my second step of shellcode loader. So हमने देखा कि हमने अपने शेल कोड को सेकंड स्टेप के अंदर रैम के अंदर मूव कर दिया है. नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब इसको मूव करने के बाद व्हाट वी वांट इज वी वांट टू रन इट. सो थर्ड स्टेप के अंदर हमारा लोडर जो है इस कोड को एक्चुअली रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा. तो अगर हमारा प्रोग्राम ये तीन स्टेप कर पा रहा है, दैट इज अ शेल कोड लोडर. ओके, अब अगेन मैं समझ सकता हूँ कि आपकी पेशेंस लूज हो रही होगी कि अभी प्रैक्टिकली दिखा दो कैसे करते हैं. तो चलिए देखते हैं कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे. सो लेट्स ओपन अप आर विंडोज़ एनवायरनमेंट एंड मैं ओपन करने जा रहा हूँ मेरा विजुअल स्टूडियो. लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. empty project and let's say loader एंड मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप लोडर 1 में. let's save it here. let's click on create. creating project loader. project creation successful. nice. तो राइट क्लिक करते हैं, एक फाइल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से. लेट्स क्लिक लेट्स मेक इट मेन डॉट सी. मैं सी में लिखने जा रहा हूँ तो आई नेम इट एज सी. एंड एज यूजुअल लेट्स स्टार्ट विद हैश इंक्लूड stdio.h अगर आप सी करते आए तो. बट हम यहाँ पे चालू करेंगे windows.h के साथ. ठीक है जी. सो windows.h हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम विंडोज़ API के फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, एंड बहुत सारे विंडोज़ API के फंक्शंस हमारे windows.h के अंदर डिफाइंड है. ऑल राइट. साथ में अगर मेरे को कुछ प्रिंट वगैरह करवाना है तो मैं रख लेता हूँ हैश इंक्लूड stdio.h. ठीक है. ऑल राइट. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. लेट्स गो फॉर इंट मेन. एक मेन फंक्शन बना लिया एंड रिटर्न 0. उप्स, रिटर्न स्पेस 0. ऑल राइट. तो ये हमारे पास बेसिक कोड आ गया है हमारे सामने. एंड इसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग है? इसके अंदर शेल कोड मिसिंग है. तो फटाफट से ज़रा शेल कोड ले आते हैं अपना. ये मैंने शेल कोड बनाया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी इट एंड लेट्स पेस्ट इट हियर. तो मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरा शेल कोड आ चुका है. ये शेल कोड है क्या? बेसिकली ये हमारी रॉ बाइट्स हैं. ये एक अनसाइंड कैरेक्टर एरे के अंदर सेव्ड है जिसका नाम है बफ. ऑल राइट. सो आप देख सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है इन सब चीज़ों को समझने के लिए. अगर आपको सी नहीं आती है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये लोडर कैसे बनाया जा रहा है, कैसे काम कर रहा है. अब हम चलते हैं. हमारे पास हमारा बेसिक कोड है, हमारे पास हमारा शेल कोड है और हमें अब 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं इस पे. allocating memory in RAM, copying the shell code in memory and executing the shell code. Now to perform this, what I have to do is basically I have to understand कि step 1 कैसे होएगा, memory कैसे allocate होएगी. Okay, so Windows API की मदद से हम ये चीज़ करने जा रहे हैं. So I can actually use virtual alloc win API. So Windows API का एक फंक्शन होता है virtual alloc एंड ये हमारी MSDN माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसको रेफर करके आपको अपना पूरा का पूरा लोडर बनाना है एंड टू एंड. ओके, सो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जी वर्चुअल अलॉक फंक्शन है विच कैन बी यूज टू preserve, commit or change the state of region of pages in virtual address space of the calling process. Memory allocated by this function is automatically initialized to 0. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन है या ये हमारी विंडोज API है
जो कि मेमोरी एलोकेट करने के काम आएगा, रिजर्व करने के या कमिट करने के काम आएगा मेमोरी को। और जब हम इससे कुछ मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे इस फंक्शन से, तो वो ऑटोमेटिकली उस रीजन को जो मेमोरी एलोकेट करेगा उसको ज़ीरो आउट कर देगा। ठीक है, ऑल राइट। अब मान लीजिए आपको ये फंक्शन के बारे में नहीं पता है, तो आप कैसे करोगे? आप सिंपल गूगल सर्च करोगे। ठीक है, हाउ टू एलोकेट मेमोरी यूजिंग विन एपीआई, राइट? कि जी विंडोज़ एपीआई यूज़ करके कैसे एलोकेट करें मेमोरी। तो पहला लिंक हमारे पास आ जा रहा है वर्चुअल एलोक फंक्शन का। लुक्स नाइस। एंड आप क्या कर सकते हैं, आप इसी तरीके से ये तीनों चीज़ें एज अ क्वेश्चन आप पोज कर सकते हो गूगल को, या आगे भी अगर आपको आपके दिमाग में एल्गोरिदम क्लियर है कि आप क्या करवाना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट डू अ गूगल सर्च कि इसके रेलेवेंट कौन सी विंडोज़ एपीआई है जो मुझे यूज़ करनी रहेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। हमें पता चल गया, ऑल राइट। तो चलिए देखते हैं कि ये जो वर्चुअल एलॉक फंक्शन है, इसकी मदद से मैं कैसे मेमोरी एलोकेट कर सकता हूँ। तो इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मैं देखना चाहता हूँ। इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम केवल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही रेफर करेंगे। एंड लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन प्रोटोटाइप मेंशन्ड है क्लियरली कि क्या रिटर्न डेटा टाइप है, और ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, क्या क्या पैरामीटर्स ले रहा है, और इन सारे सारे पैरामीटर्स का एडिशनल मीनिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुझे वर्चुअल अलॉक यूज़ करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, वर्चुअल अलॉक। आई वांट टू यूज़ वर्चुअल अलॉक। ओके, अब इसको यूज़ करने के लिए मुझे चार आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा एलपी एड्रेस। अच्छा, ये सेम चीज़ जो है हमारा विजुअल स्टूडियो भी बता रहा है हमको। आप देख सकते हो ये सेम फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे भी मेंशन्ड है, एलपी एड्रेस, जी डब्ल्यू साइज, एफ एल एलोकेशन टाइप, एफ एल प्रोटेक्ट एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स। ऑल राइट, तो पहला पॉइंट आता है हमारा एलपी एड्रेस। एलपी एड्रेस क्या कहता है? द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द रीजन टू एलोकेट। If the memory is being reserved, specified address is rounded down, etc. etc. If the parameter is null, the system determines where to allocate the region. All right. तो समझने की कोशिश करते हैं ये फर्स्ट पैरामीटर क्या कहता है। फर्स्ट पैरामीटर कह रहा है कि अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक लोकेशन है रैम के अंदर, तो आप वो बता सकते हो। अगर आपको ये स्पेसिफिक एड्रेस पता है, स्टार्टिंग एड्रेस जहाँ पे आपको ये मेमोरी एलोकेट करनी है, ओके, अगर आपको स्पेसिफिक एड्रेस पता है तो आप बता सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप नल दे सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली खुद अपनी मर्जी से जो भी इसको राइट लोकेशन लगेगी वहाँ पे एलोकेट करेगा। सिस्टम डिटरमाइंस वेयर टू एलोकेट। इफ द पैरामीटर इज नल, द सिस्टम डिटरमाइंस वेयर टू एलोकेट द रीजन। तो जी पहले पैरामीटर में डाल देते हैं नल। हमने डाल दिया नल। ठीक है जी, ऑल राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, दैट इज डी डब्ल्यू साइज। द साइज ऑफ द रीजन इन बाइट्स, LP address is null, the value is signed up to next page boundary, otherwise you allocate. All right, so for the time being we do not need to understand a lot of the internals. What we need to understand is that कि DW size का क्या रेफरेंस है, यहाँ पे क्या मतलब है, द साइज ऑफ द रीजन इन बाइट्स। दिस मीन्स कि ये जो लाल रंग का डब्बा मैंने बनाया है यहाँ पे, जितनी मेमोरी में एलोकेट करना चाहता हूँ रैम में, उसका साइज क्या है। बेसिकली मैं कितनी मेमोरी एलोकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली जो मेमोरी में एलोकेट करना चाहता हूँ वो इतनी होनी चाहिए कि मेरा शेल कोड उसके अंदर आ जाए। ओके, तो ज़्यादा हो सकती है, शेल कोड के साइज से बड़ी मेमोरी हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो मेरा शेल कोड प्लेस नहीं हो पाएगा, शेल कोड आ नहीं पाएगा उस रीजन में। सो नेक्स्ट जो पैरामीटर आएगा, दिस इज गोइंग टू बी दी साइज ऑफ दिस शेल कोड। तो चलिए इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे, साइज ऑफ। सो मैं इसको डायनेमिकली कैलकुलेट कर रहा हूँ साइज ऑफ फंक्शन से, साइज ऑफ बफ। ओके, तो जी सेकंड पैरामीटर के अंदर ये फंक्शन क्या कर रहा है, साइज ऑफ फंक्शन मेरे इस बफ का, ये जो वेरिएबल है, जो करेक्टर अनसाइंड एरे है, कैरेक्टर एरे है, इसका साइज निकालेगा और यहाँ पे पास कर देगा। वेरी नाइस। तो इसको मैं या तो
इस तरीके से कर सकता हूँ, या फिर मैं पहले एक वेरिएबल बना लूँ और फिर इसको यहाँ पे पास कर दूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऑल राइट, मूविंग अप अहेड, नेक्स्ट पैरामीटर है एफ एल एलोकेशन टाइप एंड एफ एल प्रोटेक्ट। तो एफ एल एलोकेशन टाइप को देखते हैं क्या कहता है। एफ एल एलोकेशन टाइप कहता है द टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन, दिस पैरामीटर मस्ट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, इनमें से कोई एक एटलीस्ट होनी चाहिए। ओके, एंड मेमोरी का टाइप, जो हमें मेमोरी एलोकेट कर रही है उसका कुछ टाइप हमें बताना है। तो टाइप को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मेम कमिट हो सकती है, मेम रिजर्व हो सकती है, मेम रीसेट हो सकती है, मेम रीसेट अंडू हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। साथ में आपको इसका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा कि इसका क्या मीनिंग है। तो मेम कमिट क्या करता है, कमिट करेगा मेमोरी को। रिजर्व क्या करेगा, एक्चुअली रिजर्व करेगा फिजिकल रैम को। ठीक है, एंड अगर आपको दोनों चीज़ें इकट्ठे करनी है, टू रिजर्व एंड कमिट पेज इन वन स्टेप, कॉल वर्चुअल अलॉक विद मेम कमिट एंड मेम रिजर्व। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक्चुअली इसी टाइम पे रैम में मेमोरी को कमिट भी करना चाहता हूँ और रिजर्व भी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू परफॉर्म बोथ दी स्टेप्स साइमल्टेनियसली। तो मैं मेम रिजर्व और मेम कमिट एज द थर्ड पैरामीटर यहाँ मेंशन करूंगा। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। अब आ जाता है फोर्थ पैरामीटर, एफ एल प्रोटेक्ट। एंड मूविंग हेयर, तो मेमोरी प्रोटेक्शन फॉर द रीजन ऑफ पेजेस टू बी एलोकेटेड। तो जो भी आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो, बेसिकली आप वो किस टाइप की प्रोटेक्शन, उस मेमोरी पे क्या प्रोटेक्शन आप सेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेंशन्ड है यू कैन स्पेसिफाई एनी वन ऑफ द मेमोरी प्रोटेक्शन कांस्टेंट। लेट्स क्लिक ऑन इट एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पे प्रोटेक्शंस के तौर पे। पेज एग्जीक्यूट, पेज एग्जीक्यूट रीड, पेज एग्जीक्यूट रीड राइट, राइट कॉपी, एटसेट्रा एटसेट्रा, होल लॉट ऑफ स्टफ। तो जी, ये जो आप मेमोरी का पोर्शन एलोकेट करना चाह रहे हो, इसकी परमिशंस पूछ रहा है वो, कि इसकी परमिशंस बताओ। तो इसकी परमिशंस जी, हम चाहते हैं कि ये हमारी रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस वाली मेमोरी होनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू रीड फ्रॉम दिस एरिया, आई शुड बी एबल टू राइट फ्रॉम दिस एरिया। वाई? बिकॉज मेरे को इसमें शेल कोड को कॉपी करना है, लेटर ऑन राइट करना है इस जगह पे। एंड आई शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट वॉट एवर इज प्रेजेंट हेयर, क्योंकि मेरे को लेटर ऑन इस शेल कोड को रन भी तो करना है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे इसको प्रिविलेजेस देना चाहूँगा, पेज एग्जीक्यूट रीड राइट। लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट इट हेयर। ऑल राइट, सो हमारे पास वर्चुअल अलॉक फंक्शन तैयार है सारे के सारे पैरामीटर्स के साथ। अब क्या ये चीज़ काफ़ी है? ऑब्वियसली नो। इसको एक बार ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर फाइनली रिटर्न वैल्यू, इफ द फंक्शन सक्सीड्स द रिटर्न वैल्यू इज द बेस एड्रेस ऑफ द एलोकेटेड रीजन। ऑल राइट, तो इस पॉइंट पे वो बता रहा है कि अगर आपने जो ये फंक्शन कॉल लगाई है, ये जो आपने फंक्शन कॉल लगाई है, अगर ये सक्सेसफुली चल जाता है, अगर सक्सेसफुली चल जाता है, तो ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा बेस एड्रेस, जहाँ पे भी इसने एलोकेट किया है इस पॉइंट का एड्रेस आपको रिटर्न करेगा। अब वो एड्रेस हमें चाहिएगा, हम उसको सेव करना चाहते हैं। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू सेव इट एज शेल कोड एड्रेस SHAD, or let's just name it complete, shell code underscore ADDRESS। ओके, हमने रिटर्न डेटा टाइप नहीं बताया यहाँ पे, तो रिटर्न डेटा टाइप मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, LP void है। ओके, void pointer, I can go with P void or LP void, both of these things are going to work, nothing to worry about। all right, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा स्टेप 1 परफॉर्म कर लिया है। मैंने मेमोरी एलोकेट कर ली है मेरे शेल कोड के साइज़ की, विद पेज एग्जीक्यूट रीड राइट प्रिविलेजेस, एंड जो एड्रेस जिस जगह पे ये एलोकेट हुई है उसको शेल कोड एड्रेस में
सेव कर लिया है। ऑल राइट, अब हमारा आता है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ स्टेप 1। ये हमारा स्टेप 1 था। लेट्स गो फॉर स्टेप 2 एज पर आवर एल्गोरिथम। लेट्स गो फॉर स्टेप 3। अब स्टेप 2 के अंदर जो हमारे एल्गोरिथम का स्टेप 2 था, स्टेप 2 के अंदर हमें कॉपी करना है। अगर हम एल्गोरिथम को देखें तो हमें शेल कोड को यहाँ पे कॉपी करना है। इसको भी हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। या तो हम विंडोज़ एपीआई का यूज़ करके करें। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है विंडोज़ एपीआई को यूज़ करके। एक मैं आपको विदाउट यूजिंग विंडोज़ एपीआई भी दिखा देता हूँ। आई कैन यूज़ a very simple function named as memcopy, memcpy. Otherwise, I can use rtl move memory win API. अगर आपको विंडोज़ एपीआई यूज़ करनी है तो आप rtl move memory ऐसा फंक्शन यूज़ कर सकते हो। डेस्टिनेशन दो, सोर्स दो और लेंथ दो। बेसिकली क्या चीज़ कॉपी करनी है, कितनी लेंथ की कॉपी करनी है, कहाँ से कॉपी करनी है, कहाँ पे कॉपी करनी है। कॉपी इज द कंटेंट ऑफ सोर्स मेमोरी ब्लॉक टू अ डेस्टिनेशन मेमोरी ब्लॉक। तो आप इसमें सोर्स दे सकते हो हमारा बफर कैरेक्टर एरे, एंड डेस्टिनेशन दे सकते हो ये एड्रेस कि यहाँ पे कॉपी करनी है। बट मैं आपको यहाँ पे आर टी एल मूव मेमोरी दिखाने की बजाय एक दूसरा तरीका दिखाऊंगा, एंड आई लीव दिस एज योर फूड फॉर थॉट। आपके सेल्फ स्टडी के लिए आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। सो देर इज एन ईजियर वे अराउंड, दैट इज यूजिंग mem copy, using mem copy function. So what I'm going to do is, mem copy function बहुत सिंपल है हमारा, एकदम आरटीएल मूव मेमोरी की तरह ही है। मुझे इसको बताना रहेगा कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है बेसिकली, और मेरा सोर्स क्या है। यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ मेम कॉपी। डेस्टिनेशन वॉइड पॉइंटर टू सोर्स एंड साइज टी, साइज कितना मूव करना है, तो सोर्स एंड मेरा साइज। तो जी साइज की अगर हम बात करें, कितना डेटा मूव करना है, तो जी इतना डेटा मूव करना है मेरे को। कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करना है, मेरे को डेस्टिनेशन यहाँ पे इस एड्रेस पे मूव करना है। ओके, और कहाँ से मूव करना है, बफ। सो इफ यू नो द फंडामेंटल्स ऑफ सी, यू नो दैट ये जो वेरिएबल है, दिस इज गोइंग टू कंटेन अ पॉइंटर टू द स्टार्टिंग ऑफ द एरे। ओके, सो मैं मेम सी पी वाई फंक्शन यूज करके, मेम सी पी वाई डेस्टिनेशन एड्रेस, द सोर्स एड्रेस एंड द साइज ऑफ बाइट्स that are supposed to be copied, इस फंक्शन को यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना स्टेप 2 परफॉर्म कर रहा हूं। इस पॉइंट पे मैंने अपना शेल कोड सक्सेसफुली मूव कर दिया है एलोकेटेड मेमोरी पे। ठीक है जी, सो दैट मीन्स कि जो हमारा स्टेप 2 है, इस पॉइंट पे हमने वो परफॉर्म कर दिया है। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द थर्ड स्टेप, दैट इज एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द शेल कोड। तो कैसे करेंगे हम इस शेल कोड को रन, जो हमने रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट करके कॉपी कर दिया है, राइट कर दिया है। इसको रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा क्रिएट थ्रेड फंक्शन। क्रिएट थ्रेड विंडोज एपीआई, लेट्स ओपन दिस थिंग अप। तो यहाँ पे हमारे पास है एक फंक्शन क्रिएट थ्रेड टू एग्जीक्यूट विद इन वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस। ऑल राइट, हम क्योंकि प्रोसेस इंजेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम क्रिएट रिमोट थ्रेड यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, सिंपल क्रिएट थ्रेड यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये क्रिएट थ्रेड। एंड ये रहा मेरे पास फंक्शन प्रोटोटाइप इसका। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। एल पी थ्रेड एट्रीब्यूट्स, डी डब्ल्यू स्टैक साइज, स्टार्ट एड्रेस, पैरामीटर, क्रिएशन फ्लैग्स, एल पी थ्रेड आई डी। एक जो मेरे को राइट अवे नाम से समझ में आ रहा है, स्टार्ट एड्रेस, कि भाई ये जो तुम्हें एग्जीक्यूशन करना है कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, मुझे पता है इस एड्रेस से स्टार्ट करना है, शेल कोड का जो एड्रेस है यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके अलावा बाकी के जो पैरामीटर्स हैं
for now, if you just go about reading all of them, you can actually leave them as null. Okay. थ्रेड की एट्रीब्यूट्स क्या क्या रहेंगी? तो हम चाहते हैं कि भाई जो चाइल्ड प्रोसेस है वो पेरेंट प्रोसेस से इनहेरिट कर ले या इनहेरिट ना करे, अपनी अलग एट्रीब्यूट्स रखे, स्टैक का साइज आपको कैसे गवर्न करना है, इन सभी जगहों पे मैं नल दे सकता हूँ. पॉइंटर टू वेरिएबल टू बी पास टू द थ्रेड, आई डोंट नीड एनीथिंग लाइक दैट. ओके. lp start address, a pointer to the application defined function to be executed by the thread. This pointer represents the starting address of the thread. तो जी ये पता है मेरे को कि मेरे को एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है. तो मेरे यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं? आई बिलीव सो 6 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6. लेट मी जस्ट क्विकली चेक. oops, if I can get back. 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 6 पैरामीटर्स हैं. एंड इसके अंदर हमारे पास जो थर्ड पैरामीटर है, दैट इज समथिंग दैट आई नो, कि इस जगह पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है. एंड बाकी के पैरामीटर अगर आप पढ़ते हैं तो आप इनको नल दे सकते हैं. नल, नल, नल एंड नल. ऑल राइट, so we have performed everything. Let's just add one more thing here, that is a get char, so that हमारा एग्जीक्यूशन एक बारी इसके बाद बहुत तेज़ी से बंद ना हो जाए, ये प्रोसेस क्योंकि एंड हो जाएगा. लेट्स डू अ गेट char here. Let's build this solution. Build one succeeded. We have successfully built it. Let's copy this and let's run it. Let's press enter and we can see calculator has popped. So this is a proof of concept that हमने सक्सेसफुली एक शेल कोड लोडर बना लिया है. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा लोडर का कोड तो बहुत छोटा सा है. एसेंशली है तो 3 ही स्टेप, 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, जो एक्चुअल में हेवी लिफ्टिंग कर रही है. बट उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स वो ज़्यादा हेवी हैं. यहाँ पे वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल भी एंटीवायरस इवेजन जैसे टॉपिक के बारे में बात नहीं करी है, उनको टच नहीं किया है. दैट वाज आउट ऑफ द स्कोप. बट आई विल टेल यू कि दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज ऑफ मालवेयर डेवलपमेंट. यहाँ से हम आगे बात करेंगे एंटीवायरस इवेजन की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडर्स की, डिफरेंट लोडिंग मैकेनिज्म्स की, पेलोड प्लेसमेंट, इंक्रिप्शन, ऑब्फस्केशन, ओके, एंड होल लॉट ऑफ स्टफ. तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस तरीके के एडवांस सिक्योरिटी कंटेंट एंड रेड टीमिंग के लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टेक केयर, बाय बाय.